न्यू राजनगर के दुर्गा पंडाल में पूरे देश से लोग इकट्ठा हुआ करते थे। दुर्गा पूजा में पूरे 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता था न्यू राजनगर दुर्गा पूजा। 150 फीट की ऊंचाई छूता हुआ विशाल काय बांस का मंदिर और उसके भीतर देवी माँ की 25 फीट से भी ऊंची प्रतिमा को देखने के लिए देश भर से लोग न्यू राजनगर आया करते थे। चल भाई अंकी, आज बिजुरी के पंडाल में दुर्गा माँ देखेंगे और मेला घूम कर आएंगे। अरे भाई, पूरे देश के लोग अपना किराया लगाकर हमारे न्यू राजनगर दुर्गा पंडाल घूमने आ रहे हैं और तुम मुझे बिजुरी लेकर जा रहे हो। देवी माँ का स्वरूप तो हर जगह एक जैसा है। दर्शन का सौभाग्य हर जगह बराबर ही मिलता है। अरे ठीक है, फिर भी चलो, मुझे सब जगह का देखना है और घूमना है। नंगे पैर कहाँ कहाँ चलवाएगा भाई दीपक, यही रहते हैं ना भाई। अरे कुछ नहीं होगा भाई, तुम चलो मेरे साथ। मेरी गाड़ी से उतरना ही मत कि नंगे पैर चलना पड़े तुम्हें। अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो कभी नहीं चलता तेरे साथ इस हालत में। चल घुमाते हैं। असल में अंकी ने 9 दिन का उपवास व्रत रखा था, जिसमें उसने 9 दिन तक अपने पैरों के जूते और चप्पल का त्याग किया था। वो 9 दिन नंगे पैर ही रहता था। दीपक भी इस बात को ध्यान में रखते हुए अंकी को संभाल कर बिजुरी लेते गया। दीपक और अंकी परम मित्र थे। दीपक अपने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर चलते हुए बगल में बैठे अंकी से बात करने लगा। भाई, तू 9 दिन तक बिना कुछ खाए दिन भर नंगे पैर घूमता है। उपवास में कुछ खाते भी हो या नहीं? पूरे दिन केवल तरल चीजें लेता हूँ और रात में एक वक्त फलाहार। फलाहार क्या होता है भाई? ऐसा आहार जिससे अन्न का उपयोग ना हो, केवल फल का आहार करना पड़ता है। यार गाड़ी रोको। बिजुरी जाते वक्त बीच जंगल में अंकी ने अचानक दीपक को गाड़ी रोकने के लिए कहा। क्या हुआ भाई, इतनी रात को बीच जंगल में गाड़ी क्यों रुकवा दिया? साबूदाना की खीर की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे फलाहार का वक्त भी हो चुका है। इस बीच जंगल में तुम्हें साबूदाने की खुशबू कहाँ से आ गई भला? ये तेरे मन का भ्रम हो सकता है। यही ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। अंकी बिना आगे कुछ बोले चुपचाप अंधेरे की तरफ नंगे पैर बढ़ने लग गया। सामने चल रही गतिविधियां असामान्य लग रही थी। घनघोर जंगल के बीच अचानक से अंकी को साबूदाने की खीर की खुशबू आना दीपक को अब डरा रहा था। अरे अंकी, मेरे भाई कहाँ जा रहा है इस घनघोर जंगल में? अरे तू यहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ फलाहारी साबूदाना की खीर लेकर। असल में अंकी एक बेहद ही गरीब लड़का था, जबकि दीपक के पिताजी शहर के नामी रईस थे। फिर भी दोनों दोस्तों में सगे भाई के जैसे प्रेम था। यही प्रेम अब दीपक को अंकी की चिंता करने के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि अंधेरे जंगल की तरफ साबूदाने की खीर खाने गया हुआ अंकी वापस नहीं आया था। 10 मिनट बीत गए, पर ये अंकी कहाँ चला गया? नंगे पैर जंगल में घुसा है, कोई कांटा ना लग जाए या कोई कीड़ा ना काट ले उसको। मैं ही चलकर देखता हूँ। कहते हैं नवरात्र के वक्त देवी की उपासना और उपवास करने वाले के शरीर में देवी खुद समाई रहती है। दीपक जंगल में अंकी की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसी झाड़ के पीछे की तरफ ही गया था वो, चलकर देखता हूँ। दीपक झाड़ी के पीछे जैसे ही पहुँचता है तो देखता है वास्तव में एक पेड़ के पत्ते पर बैठकर अंकी साबूदाने की खीर खाते रहता है। अंकी, इस जंगल में ये साबूदाना की खीर कहाँ से आ रही है भाई? दीपक ने केवल इतना ही कहा और साबूदाने की खीर अपने आप ही गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज नहीं लगा सकता था भाई। देख, अभी पेट भी ठीक से भरा नहीं है और गायब हो गई खीर। तू पहले मेरे साथ चल और गाड़ी में बैठ। अंकी को लेकर दीपक गाड़ी में बैठ गया और उस जंगल में निकलते हुए बोला, भाई क्या है ये जादू? कैसे आ रहे थे जंगल में साबूदाने की खीर? देवी माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती। जब मुझे जंगल में साबूदाने की खीर की खुशबू आने लगी, मैं तभी समझ गया था कि देवी जाग चुकी हैं। अच्छा, फिर तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ उस झाड़ी के पीछे? देवी ही मुझे वहां तक लेकर गई थी।
साबूदाने की खीर की खुशबू आने के बाद का मुझे कुछ भी होश नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक पत्ते पर बैठ गया था और मेरे आगे पत्ते की कटोरी में साबूदाने की खीर अपने आप आ रही थी, जिसे मैं खा रहा था। भाई मेरे, तू भयंकर ही खतरनाक इंसान है यार। इतने भीषण अंधेरे और जंगल के बीच में जाने की हिम्मत मुझसे तो कभी नहीं हो पाएगी। मेरी तरह माता रानी का पूजन और उपवास करके देखो, तुम्हें भी मेरी तरह इन शक्तियों का एहसास होने लग जाएगा। क्या मेरे अंदर भी देवी आ जाएंगी? फिर तो मुझे भी शक्ति और ताकत मिलेगी देवी की पूजा करने के बाद। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के की गई उपासना से देवी प्रसन्न होती हैं और उस कठिन व्रत को करने की शक्ति देती है। जबकि स्वार्थ के लिए किए गए कठिन से कठिन तप में भी देवी कभी भी वास नहीं करती है। मैं आज 7 दिन से उपवास पर हूँ, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि देवी मुझे शक्ति और हिम्मत दे रहे थे। उनका अंश आ चुका है मेरे भीतर। अब मेरे देह का ख्याल देवी स्वयं रख रही हैं। समझ गया भाई, ये कठिन व्रत आपको मुबारक हो। अब हम चले बिजोरी मेला देखने। ठीक है, चलो। दीपक समझ चुका था कि अंकी के भीतर देवी माँ का वास रहता है इन 9 दिनों में। वो अब हमेशा इन 9 दिनों में अंकी का खास ख्याल रखने लगा। धीरे धीरे दीपक भी अंकी के ही जैसे 9 दिन देवी माँ का उपवास करने लग गया। गरीब रिया की जादुई लौकी। पालमपुर गांव में रिया अपने पति दीपक और सास पुष्पा के साथ रहती थी। एक दिन दीपक ऑफिस से गुस्से में घर आता है और घर का सारा सामान फेंकने लगता है। तभी रिया आवाज सुनकर दौड़ कर आती है। ये क्या कर रहे हैं आप? सारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? तो और क्या करूं? अरे तो ऐसी कौन सी बात हो गई? डूब गया मेरा सारा पैसा, डूब गया। क्या? कैसे हुआ? मैंने हमारी कंपनी से लोन लेकर सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे और सारे शेयर डूब गए, जिसकी वजह से मैं कंपनी का लोन भी नहीं भर पाया। इसीलिए मुझे कंपनी से निकाल दिया गया और हमेशा हमेशा के लिए मेरी नौकरी चली गई। आप चिंता मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। कंपनी बंद होने के कारण दीपक दुखी रहने लगा था और इधर बेचारी रिया अकेले पैसों का इंतजाम करने के लिए परेशान होकर लोगों के घर बर्तन साफ करने का काम शुरू करती है। वो लोगों के घर का काम करके लौट रही थी, तभी उसके मन में आता है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और माँ जी की दवाई भी लेनी है। अगर ये पैसे खाने में खर्च कर दूंगी तो दवाई कैसे लेकर जाऊंगी? एक काम करती हूँ, पास में केशव काका के बगीचे में कुछ काम करके उनसे कुछ पैसे मांग लूंगी। रिया केशव माली के बगीचे में जाती है और केशव मालिक बगीचे में पौधों को पानी डाल रहा था। रिया उनके पास जाकर कहती है, केशव चाचा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, आप मदद कर दीजिए। मैं आपके बगीचे का सारा काम कर दूंगी, बस आप मुझे इसके बदले कुछ और पैसे दे दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बिटिया, क्यों नहीं, आ जाओ। थोड़ी देर के लिए मेरे इन लौकी के पौधों को पानी डाल दो, और हाँ, पानी डालना हो जाए तो जाते वक्त 2-4 लौकी अपने घर ले जाना। काम खत्म करते ही रिया कुछ पैसे और 4 लौकी अपने घर लेकर जाती है। तभी रास्ते में एक कुतिया रिया के थैली के पीछे पीछे चल रहा होता है। रिया समझ जाती है कि ये बहुत भूखा है। मेरे पास तो 4 लौकी है, अगर मैं इसे दे दूंगी तो इस बेचारे का पेट भर जाएगा। रिया अपने थैले में से एक जादुई लौकी उस भूखे कुत्ते को दे देती है। वो उस लौकी को लेकर भाग जाता है और रिया अपने घर की ओर आगे बढ़ जाती है। घर पहुंचकर रिया एक एक जादुई लौकी पुष्पा और दूसरा दीपक को दे देती है। दोनों को देने के बाद भी उसके पास एक छोटा सा कच्चा लौकी थैली में रह जाता है। फिर वो सोचती है, अब इस कच्चे लौकी का क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको पास में रखे गमले में बो देती हूँ। रिया जादुई लौकी को बो देती है और सो जाती है। दूसरे दिन जब वो सुबह देखती है तो पौधे में बड़े बड़े लौकी लगे होते हैं। रिया लौकी देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, इतने बड़े बड़े लौकी, वो भी एक दिन में, कितनी गजब बात है। चलो कोई नहीं, अब मैं इन लौकी को बाजार में बेचकर आती हूँ। लौकी बेचना भी हो जाएगा और साथ ही साथ घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। इतना कहकर रिया बाजार चली जाती है।
वो जादुई लौकी बेचकर घर लौट रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसके तरफ भागते हुए आते हैं। इतने में वो कुत्ता रिया को बचाने के लिए उसके पास भागते हुए आता है और उन सभी चारों को डराकर भगा देता है। गुंडों से मारपीट करते वक्त उसे बहुत चोट लगता है। चोट का दाहिना ही घबरा हुआ था। चोट को देखते ही रिया बहुत ही घबरा उठी। मैं इसके लिए क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको इन लौकी में से एक लौकी खाने को देती हूँ। रिया अपने लौकी की टोकरी में से जादुई लौकी उस कुत्ते को खाने के लिए देती है। जादुई लौकी खाते ही उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती है। रिया ये सब देखकर हैरान रह जाती है और लौकी के जादू के बारे में सोचने लगती है। क्या ये लौकी सच में जादुई है? अरे पर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फिर भी ये सोचते हुए रिया घर पहुंच जाती है। घर पे लौकी का ढेर लगा होता है। रिया लौकी का ढेर देखकर चौंक जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, ये लौकी का पौधा जरूर जादुई पौधा है, नहीं तो एक दिन में इतने सारे लौकी कहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद रिया और दीपक ने मिलकर लौकी का व्यापार शुरू किया। अब उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया, पैसे की कमी खत्म हो गई। रिया और दीपक का लौकी बाजार में सबसे ज्यादा बिकने लगा। आसपास के छोटे मोटे फैक्ट्री में भी सप्लाई करने लग गए। पर उनकी उन्नति को देखकर उनका पड़ोसी शिब्बू जलने लगा। एक दिन शिब्बू रिया के घर आता है। तब रिया और दीपक कुछ काम से बाहर गए थे। पुष्पा घर में अकेली थी। शिब्बू पुष्पा के पैर छूकर बोलता है, माँ जी आप कैसी हैं? बहुत दिनों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो सोचा आज ही आपसे मिलने चला जाऊं। अच्छा किया बेटा जो आ गया। जब भी मिलने का मन करे तो आ जाया कर घूमने। शिब्बू पुष्पा के पास बैठ जाता है और बातें करते करते जादुई लौकी का राज जान लेता है। राजा की खबर पता चलते ही शिब्बू बड़े ही चालाकी से पुष्पा को चकमा देकर भाग जाता है। उसी रात शिब्बू चुपके से उनके घर आकर धीरे से लौकी का पौधा बदल देता है और जादुई लौकी का पौधा अपने घर ले जाता है। उस समय से जादुई लौकी को तोड़कर बोलता है, जादुई लौकी, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये छोटा सा घर सोने का घर बन जाए और मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी आ जाए। शिब्बू के इतने कहते ही उसका पूरा घर खाली हो जाता है। इसके घर का सामान गायब हो जाता है और उनका घर एक छोटी सी झोंपड़ी में बदल जाता है। शिब्बू ये सब देखकर डर जाता है। अब रोते हुए रिया के घर भागता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी मदद करो रिया बहन। इस जादुई लौकी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। भैया मैं तो तब कुछ भी नहीं कर सकती, और तो और आपकी बर्बादी के पीछे इस पौधे का ये जादुई लौकी का कोई हाथ नहीं है। इसमें सारा दोष आपको लालच है। आप अपने मन से लालच खत्म कर दीजिए। देखना आपको आपका सारा सामान वापस मिल जाएगा और दोबारा कभी भी लालच नहीं करेंगे। शिब्बू जैसे ही रिया के घर से बाहर आकर मन से लालच मिटाकर अपना घर आते हैं, सब कुछ वापस मिल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी से झूमता हुआ अपने घर पर लौट कर आ जाता है। चंबलपुर गांव में राहुल और ऋषि नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। अपनी जिंदगी से उदास और निराश होकर बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे दोनों। सबसे कठिन बात ये थी कि उनके परिवार में भी ज्यादा संपन्नता नहीं थी। कैसे हो भाई ऋषि? रात को नींद आ रही है ठीक से? नहीं दोस्त, पूरी रात यही सोचते सोचते गुजर जाती है कि हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा। इसी बात को लेकर तो मैं भी हमेशा परेशान रहता हूँ दोस्त। ना जाने इतनी पढ़ाई करने के बावजूद हमारी जिंदगी क्यों बेकार जा रही है। हाँ यार, मैं भी इसी चिंता में हमेशा डूबा रहता हूँ कि ना जाने हम दोनों का भविष्य क्या होगा। क्या हम हमारे परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे या नहीं। कुछ सोचो भाई, घर वालों से पैसे अब नहीं मिलने वाले। कम से कम जेब खर्च के लिए कोई ना कोई इंतजाम हमें करना चाहिए। ठीक कह रहे हो दोस्त। अच्छा, आज की रात हम दोनों ये सोचेंगे कि हमें जेब खर्च के लिए क्या करना चाहिए। फिर कल इसी वक्त अपने अपने सुझाव एक दूसरे को देंगे। ठीक है दोस्त, कल इसी वक्त मिलेंगे, ये तय रहा। राहुल और ऋषि दोनों ही पढ़े लिखे शिक्षित युवा थे। वक्त और किस्मत की मार ने उन्हें नौकरी से वंचित रखा था। अब संघर्ष करना ही दोनों युवाओं के लिए आखिरी रास्ता बच गया था। अगले दिन राहुल और ऋषि तय वक्त
और जगह पर एक साथ फिर इकट्ठा हुए। कैसी कटी रात दोस्त, कोई सुझाव लेकर आए हो या फिर से कुछ समझ में नहीं आया कि करें क्या? अगर सच कहूँ तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सोचता रहा कि क्या कर सकते हैं, पर सचमुच पैसे का निवेश हर काम के अड़े आ जा रहा था। कम पैसे वाला कोई काम समझ ही नहीं आ रहा था। तुम बताओ दोस्त, तुमने कुछ सोचा रात भर? सोचा तो हूँ दोस्त, पर उसमें मेरे साथ काम कर पाओगे या नहीं, इस बात पर संदेह है। अरे दोस्त, मजदूरी भी करूंगा अगर तुम साथ हो। चलो बताओ, क्या सुझाव लेकर आए हो? सुबह की सैर करने के लिए बड़े मैदान में काफी सारे लोग आया जाया करते हैं। बचपन में एक थर्मस जीता था पुरस्कार में। घर पर कॉफी का एक छोटा सा खेत बनाया है जो फलने लगा है। हाँ, समझ गया दोस्त। कॉफी बनकर सुबह की सैर करने वाले लोगों को बेचेंगे। थर्मस उस बनी बनाई कॉफी को हमेशा गर्म रखेगा। यही सुझाव है ना? हाँ, यही सुझाव है। पर हमारी कॉफी आम कॉफी नहीं होगी, हमारी कॉफी जादुई कॉफी रहेगी। जादुई कॉफी? वो कैसे दोस्त? कॉफी में कैफीन रहता है जो ज्यादा मात्रा में जहर का काम करता है। मेरे परदादा ने बंगाल के तांत्रिक से ये जादुई कॉफी बोई थी घर में। तो इस जादुई कॉफी से होगा क्या, ये तो बताओ। क्या जादू है इसमें? तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अरे हाँ, ये जादुई कॉफी वाली बात को एक राज ही रखना। ठीक है दोस्त, तो कल सुबह सुबह शेर बड़े मैदान पर इकट्ठा होते हैं कॉफी बेचने के लिए। हाँ ठीक है, तब तक मैं जाकर तैयारियां पूरी कर लेता हूँ। अगली सुबह राहुल और ऋषि बड़े मैदान पर थर्मस में कॉफी भर के इकट्ठा हुए। यहाँ तो काफी लोग कसरत कर रहे हैं, कुछ लोग दौड़ भी लगा रहे हैं। हम लोगों तक हमारी बातें कैसे जाहिर करें कि हम कॉफी बेचने आए हैं? जरा सब्र करो, वो दौड़ लगाने वाला जब थक जाए दौड़ कर तो उसको बुलाकर लाओ, हम उसे मुफ्त में कॉफी पिलाएंगे। भाई, हम मुफ्त में कॉफी पिलाने नहीं आए हैं यहाँ, हमको पैसा कमाना है भाई। पैसे यकीनन होंगे दोस्त, पहले मैं जितना बोल रहा हूँ करो तो सही। ऋषि राहुल की बात मानकर उस दौड़ लगाने वाले आदमी को उसके रुक जाने के बाद कॉफी पीने के लिए आमंत्रित कर आता है। वो आदमी भी सैर के बाद कॉफी पीने से इनकार नहीं करता। भैया, ये कॉफी पीकर फिर से दौड़ लगाइए। नहीं भाई, बहुत दौड़ लिया, अब और हिम्मत नहीं बची। यही बात कॉफी को पीने के बाद बोलिएगा। ठीक है, पिलाओ। उस आदमी ने कॉफी पीने के बाद अपनी क्षमता के दोगुनी दूरी तक दौड़ लगाई, पर वो थका नहीं। देखो ऋषि, दुगनी रफ्तार और दूरी तय कर लिए वो भैया कॉफी पीने के बाद। हाँ भाई, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? कहीं कोई नशीली दवा तो नहीं मिलाई है इसमें? प्रयोगशाला में जांच करवाने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये कॉफी 100% नशा मुक्त है, सेहतमंद है। इस सेहतमंद कॉफी में इतना जादू होना सच में अचंभित करता है भाई। मैंने कहा था ना, यही इस कॉफी का जादू है। इसे पीने वाला कभी नहीं थकता और थका हुआ फिर से ताजा हो जाता है। तब तक दौड़ लगाकर वो आदमी भी आ जाता है उनके पास। क्या कमाल की कॉफी पिलाई है भाई, तुम्हारी कॉफी में जादू है। मैं इसके प्राप्ति कप का 1000 रुपए देने को तैयार हूँ। तुम मेरे मैराथन दौड़ के पहले इस कॉफी को पिलाना मुझे। ठीक है भाई, तय रहा। मैं हर रोज ये कॉफी आपको पिलाऊंगा। इस कॉफी में कोई नशीला पदार्थ नहीं है, सिर्फ हमारे परदादा का जादुई आशीर्वाद समाया है। इसके बदले आप अपने साथियों तक भी इस कॉफी की खूबी का बखान जरूर करते रहिएगा। अरे बिल्कुल भाई, ये भी कोई बोलने वाली बात है। तुम्हारे जादुई कॉफी का जादू सबको पता चलना चाहिए। राहुल और ऋषि की गाड़ी कॉफी पिलाते ही पटरी पर दौड़ना चालू हो गई। जादुई कॉफी का असर ये रहा कि हर धावक अपनी थकान मिटाने के लिए राहुल और ऋषि के जादुई कॉफी की मांग करने लगा।
बिना किसी दवाई और नशा के उगाकर बनाई गई उस तांत्रिक की कॉफी ने अपने जादू से राहुल और ऋषि की जिंदगी को संवार कर रख दिया। भाई, हमारी किस्मत ही खुल गई इस कॉफी की मदद से। हाँ भाई, समझ ले, इतना सब्र किया हमने, बस इसी का फल ये है। अब हमें आगे भी इस काम को मेहनत और लगन से करना होगा ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। दोनों दोस्त मिलकर बहुत ईमानदारी से काम में जुट जाते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है दोनों ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं।